कुछ बच्चे हो सकता है ड्रॉप हो जाए, हो सकता है रिकॉर्डिंग के बाद कुछ बच्चे ड्रॉप हो जाए, तो आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। ओके यस मैम। यस मैम। ओके, आप सभी इससे तो गो थ्रू है ही, राइट। एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? नो मैम। यस मैम। यस मैम। अब दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। प्लीज रेज योर हैंड जिसको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। प्लीज रेज योर हैंड जिसको स्क्रीन नहीं दिखी अभी तक। सिल्की, आपको स्क्रीन नहीं दिखी अभी तक? बेटा अब दिखी? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा लोडिंग का टाइम ले रही थी वो, राइट। तो आपको जैसे दिख रहा है, आज 12th क्लास का पहला डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। लेकिन हम एक्चुअली पहले आज कंटिन्यू करेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन से, गुड इवनिंग, एक तो इंट्रोडक्शन से, और दूसरा हमने बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है नीट के पर्सपेक्टिव से। ओके यस ठीक है। मैम। यस मैम। तो आप सभी के पास नोटबुक है? यस मैम। यस मैम। कोई बच्चा जो कैमरा ऑन करना चाहे, कोई बच्चा जो कैमरा ऑन करना चाहे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो नोटबुक ऑन अपनी ओपन करो, राइट, पेन रेडी करो, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ते क्या, ठीक है। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना? नो मैम। नो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या मुझे लगा 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। 5 मिनट वेट कर लेते हैं इनका, लेकिन कल से सबको टाइम से आना पड़ेगा, ओके, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको टाइम से आना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम, आप लोगों का मिस हो जाएगा, है ना। 1 आवर का टाइम है, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे 30 मिनट्स एटलीस्ट स्टडी करें, और 15 मिनट्स हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ हम लोग बायोलॉजी को कैसे 12th में फॉलो करेंगे। और उससे पहले मैम। गुड इवनिंग, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमारे, आपने बोला था 30 के करीब स्ट्रेंथ आती है, तो हमारे 30 बच्चे आ चुके हैं। चलो अब जो आएगा वो ऑटो एडमिट हो जाएगा। सो बेटा, मेरा नाम है साक्षी, ये मेरा नाम है मधु, ये मेरी मदर का नाम है, एंड सूद, ये मेरे पापा का नाम है। सो मेरा पूरा नाम है साक्षी मधु सूद, बहुत ही लंबा नाम है मेरा। सो मैं पैदा हुई थी हरियाणा में। तो मैं स्क्रीन हटा देती हूँ, ऐसे फिर ना कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। चलो सबको दिख रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलो, अब इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने इससे पहले जूम में लिया, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसको लेके। चलो कोई बात नहीं, सबको दिख रही हूँ ना? ओ अब मैं दिख रही हूँ। यस मैम। यस। मेरा नाम है साक्षी मधुसूद। मैं पैदा हुई थी हरियाणा में। फिर उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग थी वो दिल्ली से कंप्लीट हुई थी। दिल्ली में टिल 8th ग्रेड तक मैंने डीएवी स्कूल से स्टडी करी थी। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ मूव हो गई थी। चंडीगढ़ सुना आप लोगों ने? यस मैम। तो चंडीगढ़ में 8th एंड 9th एंड 10th स्टैंडर्ड मैंने चंडीगढ़ से किया था। गुरुद्वारे में मेरा स्कूल था। सो गुरुद्वारे के बैक साइड में स्कूल होता था, तो मादर टाइम स्कूल में होते थे और फिर गुरुद्वारे जाते थे। फिर उसके बाद 11th एंड 12th मैंने डीएवी स्कूल से ही करी थी अपनी मेडिकल के अंदर। तब मैंने अपने नॉर्मल मेडिकल सब्जेक्ट लिए थे, जस्ट आपकी तरह, क्योंकि मेरे को साइंस बहुत पसंद थी। सो कॉमर्स मुझे नहीं आती थी, नॉन मेडिकल में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आर्ट्स में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन साइकोलॉजी और मेडिकल में मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे, उनके ब्रदर सिस्टर्स ने मेरी काउंसलिंग करके मुझे समझाया दैट आई लाइक मोर साइंस। तो फिर मैंने साइंस को ऑप्ट किया। फिर 11th-12th में साइंस करने के बाद उसके बाद मेरे को वेटनरी में इंटरेस्ट था, एनिमल स्टडी में इंटरेस्ट था, तो मैंने वेटनरी का ट्राई किया। उस टाइम पे वेटनरी एंट्रेंस टेस्ट एक ही अलग, मतलब नीट की तरह नहीं होता था, तब अलग अलग होते थे। सो मैंने गवर्नमेंट में ट्राई किया था, बट मेरा रह गया था 3 मार्क्स से गवर्नमेंट में। सो उसके बाद मुझे पता चला कि आप बीएससी भी कर सकते हो एनिमल स्टडी के लिए। तो फिर मैंने बीएससी करी और मेरी ग्रेजुएशन हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। अपने ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप स्पेसिफिकली कर सकते हो, तो मुझे जूलॉजी बहुत पसंद थी। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फिर एंट्रेंस टेस्ट दिए। फाइनली मेरा रैंक, बहुत अच्छा रैंक लखनऊ में आया। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 8। फिर मैंने लखनऊ मेन कैंपस में लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है एमएससी जूलॉजी ऑनर्स विद माय स्पेशलाइजेशन इन एंडोक्राइनोलॉजी एंड एनिमल सर्जरी। तो उसमें हम लोग जो हार्मोन का पार्ट होता है आपकी बॉडी का, आपने 11th ग्रेड में चैप्टर पढ़ा होगा ना, एंडोक्राइन सिस्टम वाला। मेरी स्पेशलाइजेशन उसमें है और उसको स्टडी करने के लिए हम एनिमल सर्जरी करते थे। तो जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, कहीं पे आपने शायद, आपके ब्रदर सिस्टर कोई हो जो
रैट नहीं होते व्हाइट कलर के, Yes, उनके ऊपर ma'am. Yes, ma'am. तो हम उनके ऊपर स्टडी करते थे कि जैसे उनकी सर्जरी करते, एक तो होता है डाइसेक्शन जिसमें एनिमल डेड होता है, आप उसके बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, एक होती है सर्जरी। सर्जरी में जो स्पेसिमेन है वो लिविंग है, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिमेन होते थे, पर हमारी मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी उसमें जैसे हमें टारगेट होता था तो 6 मंथ्स के लिए यू विल गेट ए रैट, फीमेल एंड मेल, आपको उनको जिंदा रखना है और उन पे डिफरेंट सर्जरी करनी है, जैसे सर्जरी करके उसकी एक ओवरी रिमूव करनी है, फिर आपको एनालिसिस करना है कि दूसरी ओवरी पे क्या फर्क पड़ा, बॉडी में हार्मोन के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो इस तरीके से उसके ऊपर सर्जरी होती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था सर्जरी करना, मेरा हाथ बहुत अच्छा था सर्जरी में, मुझे तभी पता चला। फिर उसके बाद ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेड ही मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैं एनजीओ में वर्क करती थी, तो मेरी एनजीओ का नाम था नव संकल्प। आप में से कोई है जो चंडीगढ़ रहा है या चंडीगढ़ रहते हो? No, ma'am. No, ma'am. तो जब No, मैं ma'am. ग्रेजुएशन में थी, जैसे आप अभी जाओगे सब कॉलेज में, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ही एक एनजीओ है नव संकल्प। तो वो क्या करती थी, जो 17 ईयर से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो उनको पीजीआई हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प की जरूरत होती थी फाइनेंशियली। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और उनको कोई डिजीज है, तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी ट्रीटमेंट, तो हम लोग उनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जो ट्राई सिटी है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, हम स्कूल के जो सारे स्टूडेंट थे हम लोग घूमते थे वहाँ पे और लोगों को कन्विंस करते थे कि आप हमें डोनेट करो, फिर वो डोनेशन की मनी से हम उन लोगों की मदद करते थे जो बच्चे थे। सो ऐसे मेरा सोशल वर्क का एक्सपीरियंस रहा और टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट हो गया। सो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया डिफरेंट अकेडमीज में, उसके अलावा मैंने ऑफलाइन, जो मेरा मेजर ऑफलाइन रहा है वो दिल्ली में था। सो मैंने दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में 2 ईयर्स पढ़ाया है। वहीं से मैं नीट स्पेशलिटी में आ गई थी, क्योंकि मुझे नीट स्पेशली पढ़ाते हुए 5 to 6 ईयर हो गया, जिसमें मैं स्पेसिफिकली नीट स्टूडेंट्स ही पढ़ाती हूँ। इसके अलावा फॉर 1 ईयर आई ऑल्सो वर्क विद ओवरसीज स्टूडेंट्स। तो जैसे आप लोग कोचिंग ले रहे हो ना, वैसे ही इंडिया से बाहर ओवरसीज में डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल के असाइनमेंट्स होते हैं, या वो भी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। जैसे आप नीट दे रहे हो ना डॉक्टर बनने के लिए, उनको एपी देना होता है, एपी बायोलॉजी। तो जो आप पढ़ते हो ना, पढ़ते वो भी वही है, उनका भी वैसे ही एंट्रेंस होता है, तो वो उसको मतलब 2 साल लेते हैं, उसके बाद उनके अच्छे रैंक आते हैं तो फिर वो मेडिसिन में जा सकते हैं। तो मैं उनको भी वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी। सो ओवरसीज स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, 1-on-1 सेशन होता है, तब उसमें ना इतनी बड़ी क्लास नहीं होती, एक बच्चे एक क्लास में होता है, वो प्राइवेट कोचिंग थी एक तरह से। फिर फाइनली आई ज्वाइन अवंती लास्ट ईयर। सो मैंने लास्ट ईयर अवंती ज्वाइन किया है, और लास्ट ईयर का जो 12th का बैच निकला है वो मुझसे पढ़ के निकला है। एंड नाउ आप लोग 12th में हो, सो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। So that was all about my introduction. Currently, I reside in Hyderabad, but अभी मैं चंडीगढ़ आ रखी हूँ। So अभी मैं अपने घर से हूँ, वैसे मैं हैदराबाद रहती हूँ। Okay, so that was my introduction. All right. Audible है सबको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है इंट्रोडक्शन में? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. इंट्रोडक्शन में क्या ही डाउट होगा ना, अभी तो मिले हैं, अब इसमें क्या पूछे। ये तो मेरा एकेडमिक वाला जर्नी था। मैं तुमको फन वाली बात बताऊं तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और तुम नहीं भी पूछ रहे, मैं जबरदस्ती बता देती हूँ। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो मैं बहुत सारी जगह ट्रैवल कर चुकी हूँ, हिमाचल में भी। आप सभी हिमाचल से हो ना? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. तो मैं रिसेंटली मैक्लोडगंज गई थी, तो मेरे 12th के स्टूडेंट से उनसे मिलके आई थी मैं वैसे। तो मैं मैक्लोडगंज अभी होकर आई हूँ, मैं देहरादून गई हूँ, और बहुत सारी जगह गई हूँ, मुझे नाम भूल गए। कांगड़ा, मंडी, तो ये नॉर्मल प्लेसेस हो गया। मेरी मम्मी हिमाचल से है और मेरे पापा पंजाब से है, तो मैंने हिमाचल और पंजाब आधा आधा घुमा हुआ है। अब मैं साउथ कवर कर रही हूँ, तो अभी मैंने हैदराबाद देखा है, मुंबई, गोवा देखा है। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं अब ईस्ट इंडिया देखने जाऊंगी मार्च मई के एंड में, मे बी, आई एम नॉट श्योर। सो आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारी स्टडी इसी में करी है। एंड टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मजा आता है यूथ से कनेक्ट करके। जैसा लगता है कि बच्चों से कनेक्ट करना अच्छा होता है, स्पेशली जो 11th और 12th से के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो कॉलेज में जाने वाले होते हैं ना, तो उनका ऐसा होता है कि आप लोग हो तो स्टूडेंट, मतलब आप हो बच्चे, लेकिन सब चाहते हैं आप बिहेव अडल्ट की तरह करो, लेकिन आपको ट्रीट बच्चों की तरह कर देते हैं, ऐसा होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मुझे ऐसे वाले क्राउड से डील करना बहुत अच्छा लगता है, तो मजा आता है। सो आपको मेरी टीचिंग समझने में और मुझे आपके अंडरस्टैंडिंग समझने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लगेगा,
तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक हफ्ते के लिए क्लास जरूर आना, देन यू डिसाइड कि आपको समझ आता है या नहीं आता है। अगर आपको समझ आता है वेल एंड गुड, अगर किसी को इश्यू लगता है कि यार हमें नहीं समझ में आ रहा ये मैडम क्या बोल रहे हैं, तो आप यू कैन टॉक टू द मैनेजमेंट। आपके पास आलम सर का नंबर होगा या किसी भी किन से बात हुई है आपकी, कौन किन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया है? ऐड किया है बट हमारे जो पिछले टीचर्स हैं उनसे बात हुई थी, मतलब होती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बोल सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप किसी से भी मैनेजमेंट में बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि एक हफ्ते तक ट्राई जरूर करना, क्योंकि एक हफ्ता लगता है एक दूसरे को समझने में, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, चलो अब स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ मैं। ओके, तो अब आती है बायोलॉजी की बात। सबको स्क्रीन दिखी है मेरी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब आती है बायोलॉजी की बात। नीट का जो एग्जाम होता है, देखो हम नीट पे फोकस करेंगे और उसके साथ हम सारे पेपर कवर कर लेंगे। और ये जादू नहीं है, सच्चाई है। जैसे जैसे नीट का प्रिपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि सारे सिलेबस, सबका सिलेबस ना नीट से ही निकल कर आया है, तो अपने आप तैयारी हो जाती है, तो धीरे धीरे समझ आएगा। आओ चल आज नीट पे फोकस करते हैं। तो बेटा नीट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? Three. केमिस्ट्री एंड बायो। बायोलॉजी के दो सेक्शन है, एक है बॉटनी और दूसरा Zoology. Zoology. हाँ zoology। तो बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? Ma'am, plant के बारे में. Plant. Plants. और zoology में Ma'am, Animals. हाँ, तो पेपर किस परसेंटेज में आता है? 25% आपको फिजिक्स आता है, 25% आपको केमिस्ट्री आता है, 25% आपको बॉटनी आता है, 25% आपको जुअलॉजी आता है। दैट मीन्स बायोलॉजी इन ऑल टुगेदर कितने परसेंट है? 50. 50%. इसकी वेटेज ज्यादा है। दैट मीन्स कि अगर बायोलॉजी का आपने पेपर सही कर लिया तो सिलेक्शन, क्योंकि 50% आपको मार्क्स चाहिए होते जनरली, तो सिलेक्शन डन है, आपका नीट क्रैक हो जाएगा। अब नीट में रैंक कैसे आएगा वो डिपेंड करता है फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, राइट? तो अगर आप इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, सिर्फ इतने पार्ट को, तो आपकी सिलेक्शन तो डन है, वो कोई रोक नहीं सकता। फिजिक्स केमिस्ट्री है जो आपको फिर रैंक लेकर आएगी, ठीक है। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लेट हो गए आप? सॉरी मैम मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने बस स्टार्ट करा है, ठीक है। यस मैम। सो अब बॉटनी एंड जुअलॉजी है जो दो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसकी मेन वेस्टेज है नीट के पेपर के केस में, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बॉटनी एंड जुअलॉजी है, राइट? बिकॉज मिड बांट के ही आपका कोई रैंक आएगा। तो पहली चीज क्लियर कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ना करके आओ, केमिस्ट्री में सारे ठीक कराओ, बॉटनी जुअलॉजी में सारे ठीक कराओ, ऐसा नहीं होता। हमेशा बैलेंस होता है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट में से हम हमेशा कहते हैं एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम कहते हैं कि आप एक सब्जेक्ट को कर लो परफेक्ट। परफेक्ट इन द सेंस मुझे कहीं से भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगी। दूसरा सब्जेक्ट आप रखो मीडियम। मीडियम इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चन मैं इसके कर लूंगी, डिफिकल्ट वाला आएगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, तो वो मीडियम कैटेगरी होती है। और थर्ड होता है जिसको आप कहते हैं काम चलाओ, काम चल जाए, ठीक है जी। काम चल जाए वो टॉपिक है जिसमें आपने बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, आपको आपके टीचर बताएंगे वैसे, फॉर एग्जांपल आपको उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने हैं भाई, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो काम चलाओ वाला भी होगा। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रैंक नीट में आ जाता है, ठीक है। तो हमें ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इज इट क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी कौन कौन से ग्रेड की आती है नीट में? 11th 11th or 12th. 11th, 12th. इसे +1 +2 भी कहते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, ठीक है जी, +2। जहाँ पे कुछ ना समझ आए बिना हेजिटेशन के बोल देना, ओके? ऐसा मत सोचना कि नई टीचर है क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे शायद ऑटोमेटिकली लेफ्ट और इन हो रहे हैं, तो अगर आपको इशू आ रहा है नेट का तो देख लेना एक बार, ठीक है? मुझे बता देना अगर ना सॉल्व हो तो। ओके जी, 11th 12th की बायोलॉजी होती है। चलो भाई आ जाओ, बॉटनी और जुअलॉजी में डिवाइड कर देते हैं इसको, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे पास बॉटनी, जिसमें हम पढ़ते हैं सारे के सारे पौधों के बारे में। किसको पसंद है बॉटनी? मैम मुझे। हाँ पहचान लिया मैंने, मुझे से तुझे। हैंड रेज कर भाई, लेट्स सी। 3 बच्चों की हैंड रेज है। अच्छा ओके, सो रिया, अनामिका, आंचल, रंजू, प्रिया और रुशिल एंड शगुन और नवप्रीत को पसंद है बॉटनी, राइट? बाकी बच्चों को जुअलॉजी पसंद है। Yes. Yes, ma'am. हैंड नीचे कर दो और वो रेज करो जिनको जुअलॉजी पसंद है।
मैंने वैसे जुअलॉजी में मेजर करा है, पर मुझे बॉटनी ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, बहुत सारे बच्चे, शिवांगी, अनामिका, नितिका, मनोज, रजत, विशाली, लेखराज, स्वाति, सुशील, दीक्षा, दिव्या, आरुषि, स्नेहा, श्वेता, जगदीश, प्रीति, पलक, पायल, नंदिनी, अनुशिवा, रमिता, तनिष्क, मनीषा, रिया एंड विशाल। ऑल राइट। अरे वाह। अब वो हैंड रेस करना जिसको बायो ही नहीं पसंद। एड्रेस ओके, क्या हो गया, मैं बायो की टीचर हूँ तो जबरदस्ती थोड़ी है तो मैं बायो पसंद है। वो बच्चे हैंड रेस करो जिसको बायो नहीं पसंद, तो कुछ कहूंगी नहीं मैं कि मुझे पता चल जाएगा ना तुम्हें बायो में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी तुमको ऐसे होमवर्क दूं जो तुमसे हो भी। कोई नहीं है ऐसे जिसे बायो पसंद नहीं है, सबको बायो पसंद है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अरे वाह, फिर तो मजे आ गए, फिर तो पढ़ने में मजा आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर सबको बायो पसंद है तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी हाई है एज ए टीचर भी कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, और एज ए स्टूडेंट भी कि आप अच्छे से पढ़े, राइट। तो देखो 11th और 12th को कंबाइन करके देखते हैं कैसे कैसे पढ़ना होता है। 11th का सबसे पहला चैप्टर The living world. वर्ड। लिविंग वर्ल्ड, बिल्कुल बेसिक है ना, Yes, बहुत ma'am. बेसिक सा चैप्टर है। उसके बाद आता है हमारा Ma'am, biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम। Plant kingdom. Not kingdom. में आएगा. प्लांट किंगडम, हाँ प्लांट किंगडम। फिर हमारा आ जाता है एनिमल किंगडम, करेक्ट। Yes. Animal kingdom. अब ये मत सोचना कि ये क्यों लिख रही हो, आज तो 12th की क्लास है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने बायो कैसे पढ़नी है। ऐसा नहीं है मैं चैप्टर कराऊँ तुम पढ़ के आ जाओ, अब तुम समझदार हो ना, तो तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए किसी चैप्टर से पहले। 12th पढ़ते पढ़ते अगर 11th का बैकलॉग आप सेव करते जाओगे ना, तो जैसे आपकी 12th खत्म होगी ना, आपकी मेजोरिटी ऑफ 11th भी खत्म हो जाएगी, आप प्रिपेयर हो जाओगे इसी साल में। तो नेक्स्ट ईयर जब जनवरी आएगा ना, तो आप रिवीजन पे होगे। तो आज क्या डेट है? मैम आज है 11 अप्रैल 2023 ना। यस तो मैम. आप कहीं पे लिख सकते हो और इसको अपने सामने टांग लो कि 11 अप्रैल 2024 पे जब आप बैठे होंगे ना, उस दिन पे आप सबको सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अब रिवीजन मोड में होगे एकदम इतने स्पीड वाले में कि आप एक दिन में आराम से 2-3 चैप्टर कवर कर सकते हो। आपको इतनी स्पीड आ जाएगी नेचुरली, एंड इट डजंट मैटर आपको अभी कितना टाइम लगता है। हम इतना कर लेंगे कि आप उस टाइम पे इतने सॉलिड हो जाओगे कि 2 मिनट मतलब 2 से 3 चैप्टर आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने 12th के बच्चों को ऐसा करते देखा है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वो जब लास्ट मंथ होता है ना एग्जाम से पहले, तब उनकी स्पीड ऐसी होती है। तो अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी ना साल भर, उनकी स्पीड अच्छी है। तो आप ये लिख सकते हो कि आपका टारगेट है तब तक, जब आपकी ये पहली क्लास है उस क्लास तक आपकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी कि आप सब कुछ सिर्फ रिवाइज करोगे, ठीक है। यस मैम. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. अब आते हैं हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आ जाएगा? हमारा आ जाएगा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। Yes, ma'am. यस मैम. मैं यहाँ मॉर्फो लिख रही हूँ और यहाँ मैं एनाटॉमी लिख रही हूँ, है ना। और उसके बाद हमारे टिश्यू वाला चैप्टर आ जाता है। यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. टिश्यू वाले चैप्टर को मैं टिश्यू वाले चैप्टर ही बुलाती हूँ, मैं कभी उसका नाम नहीं याद रहता मुझे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है शायद। यस मैम. फिर हमारे पास आता है सेल, Cell. ठीक है। और सेल के 2 चैप्टर है ना, यस मैम. Yes, ma'am. सेल साइकिल, राइट। और फिर हमारे पास एक चैप्टर आता है जिससे बच्चे क्यों डरते हैं मुझे पता नहीं, बायोमोलिक्यूल्स। डर लगता है इससे? नो मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बात नहीं। इसको ऐसे करेंगे कि इससे डर खत्म हो जाए, इसको आगे एक चैप्टर उसके साथ कंबाइन करके करेंगे, ठीक है। अब आता है सीधा सीधा प्लांट फिजियो, है ना। प्लांट फिजियो की पूरी यूनिट आ जाती है, और यहाँ पर आ जाती है हमारी एनिमल फिजियो। ऐसे ही होता है ना। यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तो थी हमारी कहानी 11th ग्रेड की, राइट। अब देखो 12th ग्रेड में हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपका 12th ग्रेड में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन. Reproduction. Organism. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, Reproduction in organisms. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको इसके साथ करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो टर्म्स है ना, वो आपको 12th के चैप्टर्स में भी आएंगी, 11th में भी आएगी। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को जब हम पढ़ेंगे, तो आप उसके साथ एक चीज रिवाइज कर सकते हो, वो है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में कौन सा पार्ट रिवाइज कर सकते हो? स्पेसिफिकली रिवाइज कर सकते हो फंगस एंड यस मैम. प्रोटिस्टा। फंगस एंड प्रोटिस्टा बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और एक यहाँ पे मोनीरा भी मेंशन है। 3 चीजें हैं इस चैप्टर में ना, राइट। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो आप आगे, सॉरी ये वाला नहीं, इसमें माय बैड।
इसमें आएगा, क्लासिस किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें आएगा। तो किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम जो अभी चैप्टर कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके साथ हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, फंगस, प्रोटिस्टा एंड मोनिरा वाला चैप्टर। ठीक है, अब देखो हो सकता है आपको ना आता हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पिछली क्लास में किया था हिमांशु सर के साथ ये चैप्टर? नो मैम। ठीक है, तो आप कितना कर सकते हो, आप इसको एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, ये तो कर सकते हैं ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जब मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कराऊंगी ना, और जब मैं आपको फंगस के एग्जांपल दूंगी, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आएगा कि हाँ फंगस मैंने सुना है, तो अब मुझे ज्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको जब तक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा है, आपको रोज एनसीईआरटी से एक बार ये वाला चैप्टर रीड करके आना है। 2 पेजेस रीड कर लो, लेकिन रीड करके आना है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा आता है Yes, ma'am. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगते हैं? Angiosperms. यस। तो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मैं किसे रिवाइज कर सकती हूँ? प्लांट। Angiosperm. हाँ यस, प्लांट किंगडम के अंदर स्पेसिफिकली मैं एंजियोस्पर्म्स को रिवाइज कर सकती हूँ, है ना। Yes, ma'am. और थोड़े से पेज के एंजियोस्पर्म, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत सारा होमवर्क नहीं दे रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम रिलेट कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पीछे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो यही पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यही है ना। Yes, ma'am. ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी लाइफ से इतना जुड़ा हुआ है कि ये ना आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये इतने अच्छे से याद होगा। तो इसकी क्लासेस में अगर आपको कलरफुल पेन लेके आने हैं तो ले आना, डायग्राम बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो, हाँ किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बोर तो नहीं हो रही? No, ma'am. मेरे को 5 मिनट्स दो, उसके बाद मैं तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे बहुत काम की होगी। ओके डील? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यार Yes, एक तो पहले ma'am. तो ना, पहले यस मैम बंद करो, मुझे यस मैम करते ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस बात हो रही है, फिर मेरे को डर लगता है। तो यस मैम की जगह हम लोग एक नया वर्ड रखेंगे। ठीक है, कोई यस मैम नहीं बोलेगा। यस मैम की जगह क्या बोलेंगे? यो। क्लियर? Yo, ma'am. बहुत बढ़िया। यस मैम सुन के मुझे बहुत फॉर्मल क्लास लगती है, फिर मैं एकदम टीचर मोड में आ जाऊंगी और तुम बहुत बोर हो जाओगे। ओके, रिप्रोडक्शन का पार्ट खत्म। अब आता है हमारा मेंडल वाला चैप्टर। मेंडल जी की बात होती है यहाँ पे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर हमारा आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनका पीछे से कोई रिलेशनशिप है बताती हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है। देखो मेंडल वाला चैप्टर तो बिल्कुल न्यू होगा तुम्हारे लिए, तुमने 10th ग्रेड या 9th ग्रेड में कहीं पढ़ा था, तो वहां से बहुत बेसिक था। 10th में पढ़ा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में था। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम कंबाइन कर चुके हैं। कौन सा वो चैप्टर था जहां पर आपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वर्ड पढ़े थे 11th में? बायोमोलिक्यूल्स में एक हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो आपका पता है कितना काम होगा? कुछ नहीं, बस इसको एनसीईआरटी से रीड करना है, हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आना है, बाकी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, यस Yo-yo. बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर के बाद आता है बहुत बढ़िया चैप्टर जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इतने मजेदार चैप्टर है ना, इसमें तुमको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से जब धरती बनी नहीं थी उससे लेकर कि अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, पूरी जर्नी पढ़ने को मिलती है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल चैप्टर, और प्लांट्स की भी एनिमल्स की भी। तो इवोल्यूशन तो बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है, पर किसी चैप्टर से डायरेक्टली इस तरीके से लिंक नहीं होता, तो ये इंडिविजुअली पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एक यूनिट आती है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यही है नेक्स्ट चैप्टर, यही है मैम। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओहो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है? यस मैम। Yes, ma'am. है ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने कोविड का टाइम देखा होगा, आपने सुना होगा ना एंटीबॉडीज होती है, यस मैम। Yes, ma'am. वायरस अपना स्ट्रेन बदल रहा है। आपने सुना होगा कि एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनसे थोड़ा लोग दूर रहते हैं कि उनको टच करने से फैल जाएगा, ये मिथ है। और कैंसर ma'am. बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज हो गया वर्ल्ड में, और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हो। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद दो छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है आके चले जाते हैं।
ये स्नैक्स की तरह है हमारे लिए। मतलब वैसे कभी खाने से पहले स्नैक्स नहीं खाते, थोड़ा बहुत इधर उधर चटर मटर खा लिया और फिर हम खाना खाते हैं, करते हो ऐसा? Yes, ma'am. यस मैम। तो एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है और दूसरा है स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, राइट? Yes, ma'am. तो ये है छोटू मोटू चैप्टर। ये छोटू मोटू चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसको ऐसे ही पकड़ के निपटा देते हैं। फिर आता है हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको हम बोलते हैं बायोटेक की यूनिट। दो देखना नीचे दे रखे होंगे, 2 यूनिट अलग से दे रखी है, दिख रही है? Yes, ma'am. नीट Yes, में ma'am. बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस 2 यूनिट से, इस 2 चैप्टर से आते हैं। सिर्फ इस 2 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अच्छा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है कि Yes, ma'am. लैब Yes, में लैब में कोई सेटअप ma'am. लगाओ, उसको छोड़ दो, फिर यस मैम क्या हो गया? You, ma'am. Yo-yo. मैम Yo-yo. तो ऐसे कभी होता है, जैसे मैं छोटी थी ना तो मैं मूवीज देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो ना ऐसे बीकर सकते हैं, फिर उसमें कुछ कुछ डालते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, उसमें से धुआं सा निकलता है, पता नहीं क्या बन जाता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आप लोगों को लगता है? No, ma'am. Yo-yo. ma'am. Yo-yo. ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है, कुछ को लगता है कुछ को नहीं लगता। सो मैं तो अपने ब्रदर की जो वो होती थी प्रैक्टिकल फाइल, उसके वो डायग्राम्स बड़े खुशी से बनाती थी, मुझे बहुत मजा आता था। तो बायोटेक्नोलॉजी इट्स ऑल अबाउट दैट टेक्निक। आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में बैठी है इस टाइम प्रिया, तो प्रिया का एक सेल, लेट्स इमेजिन प्रिया ने एक क्राइम सीन पे गलती से प्रिया चली गई, प्रिया घबरा गई और प्रिया ने देखा वहां पे मर्डर हो रखा है और प्रिया वहां से भाग गई। लेकिन प्रिया भाग रही थी, उसी टाइम उसका बाल एक वहां पे गिर गया, ठीक है? अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास आए एक साइंटिस्ट, ग्रेट, और जिनका नाम था आंचल। तो आंचल ने वो बाल रिट्राइव कर लिया क्राइम सीन से, ठीक है? अब उसने क्या किया, उसने उसके साथ बायोटेक करी बेसिकली। उसने उसको लैब में जाकर उस एक बाल के स्ट्रैंड से प्रिया का डीएनए निकाल लिया और उसके बाद प्रिया के डीएनए की वजह से उसने इसकी फिंगरप्रिंटिंग करके उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यही क्रिमिनल है, क्योंकि बाल तो इसी के मिले थे और किसी के मिले नहीं थे। लेकिन कत्ल किया किसने था पता है? हु वाज द मर्डरर? No, ma'am. नो वन नो। बेटा मर्डर था, इसके लिए तुम्हें बायोटेक पढ़नी पड़ेगी। तो एक बायोटेक आपको इतना सारा सक्षम बनाती है, और आपको पता है इसकी वजह से इतने सारे क्राइम पूरी दुनिया में सॉल्व होते हैं, और बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज अगर हम पता कर पाए हैं और उसको क्योर कर पाए हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक। तो ये यूनिट आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी है। एंड स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन में एक स्पेशल फील्ड भी होती है बायोटेक की, तो आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। तो बायोटेक पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम चले जाएंगे इकोलॉजी में। इकोलॉजी सबने कभी ना कभी तो पढ़ी है स्कूल में, राइट? Yes, ma'am. एनवायरमेंटल इशू। देखो ये दुनिया के सबसे इजी टॉपिक्स हैं, और ये वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होते। याद रखना, हमेशा एक स्ट्रेटेजी होती है नीट के पेपर में और मोस्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि जब चैप्टर होता है इजी तो उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? Difficult. Difficult. क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट। तो इकोलॉजी वो यूनिट है जहाँ पे पढ़ने में मजा बहुत आएगा, मतलब बड़ी नई नई चीजें जानने को मिलेगी दुनिया के बारे में। मतलब आप अपने घर में बैठे बैठे पूरे इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को समझ सकते हो सिर्फ इकोलॉजी पढ़ के। लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस चलेगा। 12th खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग 11th की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कि ma'am. सब में क्या क्या है, राइट? तो हमारा जो हमने स्टार्ट करना है आज चैप्टर, दैट वुड बी, आ गया हमारा प्यारा प्यारा चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yo, ma'am. Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके जी। अभी तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. हाँ रिया बताओ। मैम ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से डिलीट है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से डिलीट है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर अभी तक एनटीए ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि नीट में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। मैम मेरी बुक में है। अच्छा, पुरानी वाली बुक है बेटा? मैम आज न्यूली है। आज न्यू एडिशन है? यस मैम। अच्छा, अभी तक ना मैसेज उसका आया नहीं है कंफर्म एंट्री का, तो हम नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जो टर्म्स है ना वो दूसरे चैप्टर्स में आ जाती है, तो इसको एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है? चलो यस मैम। अब बताओ, कोई जानता ही नहीं ये कौन है बिफोर वी स्टार्ट क्लास? Arunima? अरुणिमा? Yes. Yes, कौन है ma'am. ये? कौन है ये? माउंट एवरेस्ट चढ़ा था इन्होंने। फर्स्ट हाँ,
फर्स्ट क्या? फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ा था इन्होंने, डिसेबल हैं ये। यस, इनकी स्टोरी पता है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. यस अरे मैम। अरे बताओ बताओ भाई, पहली बार किसी को पता है, बताओ। एनीवन? मैम इनको बहुत शौक था ऊंचाई पे जाने का, आसमान को छूने का शौक था इनको। फिर? फिर मैम इन्होंने बिच्छिंद्री पाल से प्रशिक्षण लिया था, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। हाँ, उसके बाद? और उसके बाद मैम इन्होंने अपनी मतलब यात्रा शुरू कर दी थी। हम्म। और फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था, राइट? यस मैम। वेरी गुड। अरुणिमा सिन्हा बेसिकली वॉलीबॉल प्लेयर थी और इनको बहुत शौक था स्पोर्ट्स का और देश के लिए कुछ करने का। सो एक बार ये ट्रेन से जा रही थी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता। दिस इज बिलीव्ड कि ये ट्रेन से जा रही थी और वहां पे कुछ लड़ाई होगी, जैसे गुंडे आ जाते हैं ना, Yes, वैसे ma'am. टाइप के लोग आ गए। हाँ Ma'am, in तो हाँ हाँ, बोल बोल बोल। मैम इनके गले से चेन खींची थी और इन्हें फिर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। हाँ, तो वो गुंडे आ गए, इनके साथ बहुत लड़ाई हुई और उन्होंने क्या किया, इन्हें मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन से। तो ये चलती ट्रेन से इन्हें बाहर फेंक दिया और इनकी जो लेग थी वो वहीं ब्रेक हो गई और ये वहीं बेहोश हो गई। तो ये वहीं पे बेहोश रही उस ट्रेन पे। ठीक है, लकीली उस ट्रेन के ऊपर से कोई मतलब उस ट्रेन की पटरी से कोई ट्रेन नहीं गई। एंड फिर फाइनली जो आसपास के जैसे गांव के लोग होते हैं ना, ट्रेन की पटरी के पास भी रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, तो वहां पे लोगों ने इन्हें देखा और फाइनली इनको एडमिट कराया। अब इनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था और इनकी एक टांग कट गई थी उस वजह से, क्योंकि गिर गए थे ना, तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। तो जब भी हॉस्पिटल में गए और इनको होश आया तो डॉक्टर ने इनको बोला कि बचने के चांसेस बहुत कम है आपके, कि हमें आपकी टांग को पूरा काटना पड़ेगा, एम्पुटेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इन्फेक्शन फैल जाते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। सो डॉक्टर से जब डॉक्टर ने बोला ना, तो अरुणिमा ने उनको बोला कि अगर मुझे मरना होता तो मैं ट्रेन की पटरी पे मर जाती, मैं यहाँ तक आती क्यों, तो मुझे पता मैं सर्वाइव कर जाऊंगी। तो फिर ये बात सुनकर डॉक्टर को बहुत फील हुआ और उन्होंने बहुत सारा ब्लड अरेंज किया। एंड इवन इनके जो डॉक्टर थे उन्होंने खुद भी ब्लड डोनेट किया था इन्हें, क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस था, तो बहुत सारे ब्लड की जरूरत थी। फिर फाइनली इनकी ट्रीटमेंट हुई। एंड फिर एक होता है ना, हर्ट हो जाता है, तो उनको से हर्ट हो गया कि यार मैंने ना कुछ करना है कि सब मुझे जाने, इसलिए नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पर इसलिए कि मेरी कोई अचीवमेंट है। और तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे। और अब ये देखो, माउंट एवरेस्ट कोई ऐसे क्लाइंब नहीं कर सकता, आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पूरा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप तब जा सकते हो। और बहुत सारी फंडिंग भी चाहिए होती है आपको, 25 to 30 lakhs जहां तक मेरी नॉलेज है इतने लगते हैं। तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं और खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शेरपा जानते हो आप, शेरपा किन्हें कहते हैं? no, ma'am. नहीं, शेरपा होते हैं कि आप कभी भी कोई डिफिकल्ट ट्रैक पे जाते हो ना, पहाड़ी डिफिकल्ट वाली चढ़ते हो, तो वहां पे वो जो लोकल गाइड होते हैं ना, उन्हें शेरपा कहते हैं। वो परफेक्ट होते हैं इस काम में, वो आपको ऊपर तक लेके जाते हैं और सेफ्टी से नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, बस रूल ये होता है आपको उनकी बात माननी है। अगर उन्होंने बोल दिया कि इस गली से आगे तुम्हें पीछे आना है, आगे नहीं जाना, तो आपको आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो शेरपा जो थे इनके साथ, तो जैसे कोई कोई भी नॉर्मल था जो जिनके पास 2 legs थी, तो जितना डिस्टेंस अगर किसी को कवर करने में लेट से 1 hour लगा है, तो अरुणिमा को वो कवर करने में 3 hours लगते थे। तो ये बहुत खतरनाक बात थी, पर स्टिल इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग ली, इन्होंने फंड रेज किए एंड फाइनली ये माउंट एवरेस्ट की तरफ चढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट पे पता है क्या हुआ? अब क्या होता है, वहां पे समिट होते हैं, समिट समझते हो, पहाड़ों पे, यस मैम। है ना? पहाड़ों पे क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे जाके, हाँ, किसी एक पॉइंट पे जाके आपको रुकना है। जैसे ये फर्स्ट समिट है, फिर लेट्स से सेकंड थर्ड समिट है, फिर लेट्स से थर्ड समिट है। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कभी कोई नहीं चढ़ता, कभी भी कोई यहाँ नहीं चढ़ता किसी पहाड़ पे। पता है क्यों? क्यों? मैम क्यों? मैम ऑक्सीजन लेवल कम होता है यहाँ पे। बेटा ऑक्सीजन लेवल तो थर्ड समिट पे भी कम था, वो अपने गैस सिलेंडर्स लेकर जाते हैं, पर कभी भी कोई माउंटेनर टॉप पे क्यों नहीं जाता? मैम क्योंकि वो शायद डर जाता है। क्योंकि मैम उसे आदत लगती थोड़ी। मैम मतलब उसको डर लगता होगा। बेटा इसने माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया, उसको किसका डर? पता है क्यों नहीं जाते? क्योंकि पहाड़ों में ये जो पहाड़ बने हैं वो नेचर। हाँ बेटा, तेरी आवाज कट रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, ma'am. अच्छा बेटा, आपके सिग्नल प्रॉब्लम है, आप मेरे को मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, मैं मैसेज देख लूँ साथ साथ। तो आपको पता है पहाड़ों पे कभी किसी माउंटेनर से पूछना वो क्यों नहीं जाते टॉप पर? क्योंकि पहाड़ किसने बनाए? नेचर। नेचर। हाँ,
तो जितने भी माउंटेनर्स हैं जो नेचर से प्यार करते हैं, क्योंकि ये सब नेचर से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे ऊपर नेचर है, तो हम कभी नेचर से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए वो कभी नेचर की बराबरी नहीं करते, वो हमेशा उससे एक कदम नीचे रहते हैं। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माउंटेन इटसेल्फ, वो माउंटेन की रिस्पेक्ट करके एक स्टेप नीचे रहते हैं, इसलिए वो कभी टॉप पे नहीं जाते, राइट। तो इनको जब लास्ट समिट पे जाना था ना, लेट्स से वो सेकंड समिट पे, ये तो मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, साइंटिफिक उनकी थोड़ी अलग होगी। तो जब वो सेकंड समिट में थी ना, तो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया खत्म। तो उनके जो शेरपा थे उन्होंने बोला, अरुणिमा चल वापस चलते हैं, अभी नहीं लगता हो पाएगा तुझसे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाए तो शेरपा भी अपना दे नहीं सकते, और बाहर ना ऊपर बहुत भार हो जाता है, तो ज्यादा उठा भी नहीं सकते। तो शी वाज लाइक कि अब मैं ऊपर पहुंच गई हूँ, लाइफ में मैं दोबारा पहुंच पाऊँ या नहीं, तो मैं ना टॉप पे, मतलब अपने फाइनल समिट पे तो जाऊंगी। तो शेरपा ने अगर मना कर दिया तो आपको नहीं जाना होता, तो शेरपा ने कहा कि फिर मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, कि मौत है आके, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं तो टॉप पे जाऊंगी, अपना मतलब लास्ट समिट पे जरूर जाऊंगी, मैं इतनी दूर आई हूँ और मैं वहां जाके एक फोटो जरूर लूंगी, तो मैं काम करना फोटो सर्कुलेट कर देना। तो उसी टाइम पे देखो क्या ऐसा हुआ कि वहां से ना कोई और क्लाइंबर था जो वहां से गुजरा, तो ये काफी लोग माउंट एवरेस्ट एक ही टाइम पे क्लाइंब करते हैं। तो लकीली एक क्लाइंबर वहां से गुजरा और उसने क्या किया, उसके बैग में बहुत वजन था, तो उसने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर था वो फेंक दिया, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था, तो उसने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर फेंक दिया, उसके पास सफिशिएंट थी ऑक्सीजन, और वो चला गया। और एक्स्ट्रा सिलेंडर किसको मिल गया? अरुणिमा मैम को। तो शेरपा वाज लाइक कि तेरी किस्मत है भाई, मानने वाली है। तो शेरपा उनके साथ फाइनल समिट पे जाते हैं। अब फाइनल समिट पे जाते हैं तो वहाँ पे कंडीशन बहुत खराब होती है नेचर की, टॉप पे ना ऑक्सीजन की सच में बहुत कमी होती है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है एयर का। तो उन्होंने बोला कि जल्दी चलते हैं वापस। तो शी वाज लाइक आप फोटो खींचो मेरी, और मेरी एक छोटी सी वीडियो भी बनाओ, ताकि अगर मैं नीचे सही से ना पहुंच पाऊँ तो एटलीस्ट मैसेज चला जाए कि मैंने क्लाइंब किया था। फिर फाइनली वहाँ पे अपनी फोटो भी लेती है, वीडियो भी लेती है, एंड देन शी केम बैक और वो सही सलामत नीचे आ जाती है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे माउंटेन्स क्लाइंब किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर ये इनकी सबसे पहली वाली जर्नी थी। सो शी इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब लोग 2 लेग्स के साथ क्लाइंब नहीं कर पाते, इन्होंने 1 लेग के साथ क्लाइंब कर लिया था अपना। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ अरुणिमा मैम। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। Yes, ma'am. Yes. अब जितने भी ग्रेट लोग होते हैं वो नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। सो जो भी काम करो, इससे हमें सीख क्या मिलती है? क्या सीख मिली तुम्हें इससे, बताओ? मैम हिम्मत कभी नहीं भी आनी हार चाहिए कभी भी। नहीं माननी चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा, नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। हाँ, सोचो अगर वो फाइनल सबमिट से पहले वो चली जाती, वो कभी क्लाइम नहीं कर पाती और हम उनकी बात भी ना कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हौसला रखा और देखो नेचर उनके फेवर में भी आ गई। तो अगर वो कोशिशें, सोचो वो कभी कोशिशें ना करती तो कभी क्लाइम कर पाती? नो मैम। यस, सबसे जरूरी चीज है लाइफ में, कोशिश करनी जरूर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कोशिश करने से? 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आप जीत जाओगे या फिर आप हार जाओगे। हार जाओगे। लेकिन जब भी आप कोशिश करने के बाद हारते हो, आपके पास क्या होता है? जीत होती है। एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस से आप कभी ना कभी लाइफ में किसी और जगह पे जरूर जीतोगे, है ना? कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर काम आता है, राइट। Yes, ma'am. ये एटीट्यूड रखना है कि देखो बहुत फ्रैंक बात है कि नीट की कोशिश हम सब करेंगे। और हमें कितनी सीट चाहिए? मैम 1 तो आप 1 सीट के लिए कोशिश करोगे, दिल से, पूरी मेहनत से 1 सीट के लिए अच्छे से कोशिश करोगे। हार और जीत हम छोड़ देते हैं, वो एनटीए पेपर चेक करेगा, पर हम कोशिश ईमानदारी से करेंगे, राइट, ताकि हमें कोई अफसोस ना हो। क्योंकि हो सकता है हम इस समिट पे खड़े हो, हम यहाँ पे खड़े हैं सारे, और आपको बस यहाँ जाना था, पर अगर आपने कोशिश नहीं की तो जा नहीं पाओगे। और आप एक्चुअली में सारे सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, अब आप सिर्फ फाइनल स्टेज पर हो, तो आपको बस यहाँ पर जाना है, राइट। तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, यही हमारा गोल रहेगा हमारी पूरी क्लासेस में। डन? क्लियर सबको? Ma'am. चलो भी गोल क्लियर है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लियर है, तो चलो थोड़ा सा पढ़ ले। यो मैम। देखो, Ma'am. यस, अब बायोलॉजी में एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, कि ये दैट इज हर चैप्टर की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन। तो जब भी आप क्लास की बात, क्लास से पहले
जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप हर लाइन को पढ़ो पेंसिल रखे, तो पेन मत चलाना, और वो कलरफुल वो होते हैं वो भी मत चलाना, बुक खराब हो जाती है उससे, तुम पेंसिल चलाना, है ना। पेप्सी मत पियो, पानी पियो, बढ़िया होता है। तो वैसे तुम पेंसिल चलाना, और तुम्हें जोन सी लाइन में जोन सा वर्ड समझ नहीं आया, लेट्स से इंग्लिश ही है, वो तुमको नहीं समझ में आ रही कि वो लाइन का मीनिंग क्या बनता है, यू विल अंडरलाइन दैट, ठीक है। आप उसको अंडरलाइन करोगे और मुझे भेजोगे, एंड आई विल एक्सप्लेन यू। वॉइस नोट पे एक्सप्लेन हो जाता है, ज्यादा होगा तो क्लास में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी रीड करना है हमेशा, कोई नहीं छोड़ेगा एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। और दूसरा बायोलॉजी के केस में, और दूसरी क्या, ये क्लियर है सबको, एनसीईआरटी रीड करना है। Yes. और दूसरा टर्मिनोलॉजी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी, मतलब कोई भी साइंटिफिक वर्ड आ जाता है, जैसे कि साइंटिफिक वर्ड हो गया, कोई भी टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, बड़ा सा वर्ड है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, स्पर्म से रिलेटेड लगता है लेकिन पता नहीं है क्या एग्जैक्टली। तो टर्मिनोलॉजी जहां भी आएगी उसको अंडरलाइन करना है, और हमेशा उसके लिए पूछना है, यू हैव टू आस्क कि मुझे ये नहीं आता। तो अगर मैंने बाई चांस मेरे को लगा आपको आता है, मैंने नहीं बताया, तो आपको मुझसे पूछना है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी हमेशा पूछनी है, और एनसीईआरटी हमेशा रीड करनी है। क्लियर है सबको? गुड। तो बायोलॉजी का हमारा ये रहेगा। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मैम मतलब रिप्रोड्यूस करना। organism to produce ones of their own kind. इट्स अ प्रॉपर्टी जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे किसी को जन्म दे सकता है, दैट इज रिप्रोडक्शन, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। वेरी गुड, शाबाश। रिप्रोडक्शन इज रिप्रोड्यूसिंग समथिंग, है, घुमा फिरा के बोलती है। यस, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस चैप्टर की देखो, इस चैप्टर से ऑनेस्टली जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो चाहिए है 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्क्स? 4 ठीक है। ये चैप्टर है इजी, इसको एनसीईआरटी से रीड करने में भी आपको 20 to 30 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, और जब रिवीजन फेज में होंगे ना तब भी मुश्किल से 15 से 20 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो 15 से 20 मिनट में अगर रीडिंग करने से 4 मार्क्स मिल रहा है तो बुरे नहीं है, राइट। तो ये 4 मार्क्स आपको इससे मिल सकते हैं, इस चैप्टर से। इसी ध्यान से हम इसको करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस इसके लगाएंगे, इस चैप्टर को थॉरली करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो मैं यहाँ सिंबल लगा देती हूँ अप्रोक्सीमेटली का। ओके जी, चलिए नाउ चैप्टर का ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम जर्नली जिसमें इस चैप्टर को डिवाइड कर देंगे, सबको फॉन्ट क्लियर है ना, दिख रहा है ना? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसके वेरियस फॉर्म्स होंगे। एक बात करेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। दोनों का फर्क करेंगे, टेंशन मत लो, इतने अच्छे से करेंगे कि तुम कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की, लाइक फॉर एग्जांपल कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? The process of fusion of male gamete and female gamete. मैम Okay. फ्यूजन। यस, फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की बेसिक से तरीके से, और फिर हम लोग बात करेंगे पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स की, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. और इन्हें करने में मजा आएगा, बहुत इजीली हो जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात करेंगे। आपको थोड़ा सा याद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? यस थोड़ा यस मैम। तो सबसे पहला किंगडम, सबसे पहला कौन सा किंगडम था? किंगडम मोनेरा। मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा और मोनेरा में मेन फर्क क्या है? मैम प्रोटिस्टा। हाँ मैम जो प्रोटिस्टा के होता है वो यूकैरियोटिक होता है। हाँ, ये यूकैरियोटिक होते हैं। देखो वो एग्री कर रही है, हाँ ये सही बोला है इसने। ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यही फर्क है इनके बीच में, दोनों यूनिसेल्युलर होते हैं। और फिर आता है हमारा फंगस, मशरूम। लेकिन हर जगह पे मशरूम खाने नहीं होते, पॉइजनस होते हैं, है ना। यस मैम। पहाड़ों में तो बहुत कॉमनली मिल जाते हैं ना मशरूम, हर जगह पे लगे ही होते हैं।
यस मैम था। Yes, ma'am. बड़े सुंदर लगते हैं पेड़ों पे लगे हुए मशरूम, पर सोच कर डर लगता है खा लिए तो निकल लेंगे। तो ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू है चैप्टर का, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी ने अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे या क्लास में नोट्स बनाओगे? पहले तुम मुझे बताओ। मैम नोट्स नोट्स बनाएंगे। Notes तो बनाएंगे। जल्दी जल्दी कर लो, फिर जल्दी जल्दी लिख लो, यस मैम। साथ साथ लिख लिया करो फिर। नहीं तो क्लास के बाद आप लोगों को प्रेजेंटेशन तो भेज दूंगी, तो जब थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक होंगे ना, तो फिर उन प्रेजेंटेशन से बाद में बना लेना। ठीक है, और बहुत समझने वाली मतलब बहुत बहुत समझने वाली चीज होगी तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, और जो भी मुझे यस मैम बोलेगा वो बदतमीजी कर रहा है। यो मैम। Yo, ma'am. Yes. Who taught you this manners? Bad manners. चलो, तो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ, ऐसे घबराना नहीं है। देखो स्लाइड्स में अगर कंटेंट है वो इसलिए है ताकि आप सबको एक डेफिनेशन मिल जाए, क्योंकि ना जब हम आप आगे देखोगे, जब हम एजर्शन रीजन कभी लगाए आप लोगों ने एजर्शन रीजन के क्वेश्चन, यस मैम लगाएंगे। मैम। एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस ना थोड़ा तंग करते हैं, बहुत करीबी से लगते हैं, ऐसा लगता है भाई बहन है, समझने बहुत मुश्किल है। जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, एक जैसे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि बहन से भाई पिट रहा है वो भाई है, ऐसा होता है। यो मैम होता है। आप लोगों के भाई या बहन है कोई? यस मैम। तो मुझे ईमानदारी से कुछ मत बोलना, बस हाथ खड़े करके बता दो वो कौन लोग हैं जो पिटते हैं अपने भाई बहनों से। सिर्फ हाथ खड़े करना, बताना नहीं नाम, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ खड़े करो। आई विल ऑल्सो लाइक टू, कैन यू सी? नाउ आई एम ग्रोन अप, नाउ आई एम ग्रोन अप, बट मेरे साथ भी वो हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ है। आई कैन फील यू। कितने लोग हैं जो पीटते हैं, सच बताना। 23? अच्छा, तो तुम वो भाई बहन हो जिन्होंने हमें पीटा है बचपन में। अच्छा, और ये सारी लड़कियां है ना क्लास में इस टाइम? Yes, तो मुझे जान के वैसे खुशी हुई कि लड़कियों ने किसी को पीटा है, मुझे लगा बहनें बस पिटी ही हैं। मेरा बड़ा भाई है, मुझसे 7 इयर्स बिगर है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो हमारी काफी फाइट होती थी जिसमें अक्सर वो जीत जाता था क्योंकि वो बड़ा था, बट इट्स ओके, मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ, मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती। सो आइए जी, रिप्रोडक्शन। तुम मुझसे क्या बातें करने लग जाते? हाँ, अनामिका आवाज नहीं आ रही मेरी। अनामिका बेटा मैसेज कर ले, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक होती सुन रही है? किसी को समझ आ रही है क्या बोल रही है? मैम ब्रेक हो रही है। अनामिका आपकी आवाज ऐसे सुनाई दे रही है। उसे चेंज कर ले। ओके, सो ये कंटेंट का मेन पर्पस ये है कि आपको डेफिनेशंस मिल जाए हर चीज की, ताकि आप लोग पेपर में आराम से उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है, जहाँ समझ नहीं आएगा और दोबारा लिखेंगे। यो मैम। ओके, स्टार्ट करूँ? हाँ जी, बोलो मीनाक्षी, मनोज, रिया, पारुल, कोई डाउट है? No, ma'am. हंसने की क्या बात थी यार? मैम हम पीटने वाले थे। अच्छा, हो कह रही हम तो पीटने वाले, हमें क्या डाउट है? घमंडी। चलो अच्छा है, कोई तो खुश रहा। ओके, सो देखो बहुत सिंपल सा एक फर्क आता है रिप्रोडक्शन में और फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। बताओ भाई, रिप्रोडक्शन बोले तो इसमें एक जन्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे को एक प्रोड्यूस करता है। ओके, और फर्टिलाइजेशन? मैम जैसे मैम मेल और इसमें फीमेल मेल फ्यूजन होता है, गैमेट का। गैमेट का फ्यूजन होता है। अच्छा ठीक है, आ जाते हैं फिर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज अ गैमेट? गैमेट क्या होता है? कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज नहीं चाहिए मुझे, पहला लेक्चर हमारा साथ में, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें पता क्या है, ताकि बेसिक से क्लियर करते। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मैम हैप्लॉइड और Haploid- डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब। हाँ, ठीक है, haploid। गैमेट जो होता है बेटा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। कोई एक सेल होता है, अ सेल विद कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? मैम 23। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेटा गैमेट तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी बनते हैं, उनमें थोड़ी इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने ह्यूमन में है। तो एन नंबर देते हैं हम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जिसके पास भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अपन उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है जी,
तो गैमीट वो एक सेल है जिसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, उसको हम गैमीट कहते हैं, राइट। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हम यूज करते हैं किसके केस में? हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स। इस बात को यही समझ लो। और अगर मैं यही वर्ड प्लांट में यूज करूं तो मैं क्या वर्ड बोलूंगी? सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी इज द सेम थिंग। सिनगैमी हम प्लांट्स में यूज करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर? चैट बॉक्स में देखो अनामिका ने कुछ लिखा है। यो मैम। चैट बॉक्स में अनामिका ने कुछ लिखा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मैम उसने लिखा है कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है और टर्मिनोलॉजी से मुझे रिपीट करवा दो फिर से। ओके अनामिका, अब आ रही है आवाज बेटा? आई थिंक इसका नेट इश्यू चल रहा है ना? मैम हाँ बोल बोल। आई थिंक इसका नेट इश्यू चल रहा है। अनामिका आप एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करके देखो, ठीक है? बाकी लोगों को आ रही है ना? यस फिर गुड़िया का नेट इश्यू चल रहा है, इस वजह से नहीं आ रही। कोई बात नहीं। तो बेटा इसको नहीं आती आज आवाज। चल देख जहां तक कैसे कंटिन्यू होता है, एक बार एग्जिट करके एंटर कर ले। देखो तो गैमीट होता है वो सेल जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में होता है, सिनगैमी प्लांट्स में होता है। होता क्या है? बहुत सिंपल, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो दो गैमीट्स की फ्यूजन कर दो, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, ठीक है? यानी कि n प्लस n हो जाएगा, ऐसे होगा ना? दो gametes की fuse कर दी। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? 2n। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमेशा एक सेल बनता है स्पेशल वाला, और सेल को हम बुलाते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। जाइगोट। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला सेल जाइगोट बनता है, और जाइगोट होता है हमारा डाइप्लॉइड, 2n। डिप्लॉयड। हाँ डिप्लॉइड या डाइप्लॉइड, जो से भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज करें, ठीक है? अब देखो जो फर्टिलाइजेशन हो गई, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन, ये जाइगोट बनेगा, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है? नई जनरेशन का जन्म हो गया, रिप्रोडक्शन। दो तरीके से हो सकते हैं रिप्रोडक्शन, ये लिख लिया आप लोगों ने? यो मैम। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, ओके इसे ऐसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम ऑफस्प्रिंग बुलाते हैं। करेक्ट है ये बात? अगर मैं बोल दूं ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन दिख रहा है तुम्हें पतलू सा, यो मैम। इन्होंने दो, एक मेल और एक फीमेल ने दो बच्चों को जन्म दिया, लेट्स से, तो मैं इसे बोलूंगी कि इसने नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग। अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूंगी एक सेल है और उसने डिवाइड करके दो सेल बना दिए, तो अब मैं जो नए सेल बने हैं उनको मैं बुलाऊंगी डॉटर सेल्स, ठीक है? और एक सेल जो डिवाइड करा है उसे मैं बुलाऊंगी पेरेंट सेल। पेरेंट्स। हाँ, तो बेटा जब भी वर्ड आएगा ना और ऑफस्प्रिंग, जो मैम डिवाइड होते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हैं ना? हाँ जो डिवाइड हुए हैं, डिवाइड होके बने उन्हें डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है? अब बेटा जब वर्ड आएगा ऑफस्प्रिंग, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मैं बोलूंगी ना एक डॉग का ऑफस्प्रिंग है, तो मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करूंगी। लेकिन जब मैं डॉटर सेल बोलूंगी तो मैं सिर्फ एक सेल की बात कर रही हूँ। ये बात क्लियर रहेगी सबको? हाँ, अब रिप्रोडक्शन में खास बात क्या है? रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये लाइन नीड में आ सकती है, इसको अंडरलाइन करेंगे। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि कॉन्टिन्यूअस रहे एक स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू जनरेशन आती है, तो ये जो नई जनरेशन आ रही है, ह्यूमन स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी जो स्पीशी है ना वो कॉन्टिन्यू है अर्थ के ऊपर, एक्सटेंड ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन होती है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से कोई भी स्पीशी धरती के ऊपर जीवित रहती है। जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही उनकी स्पीशी अल्टीमेटली एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है? तो ये प्रॉफिट है रिप्रोडक्शन का, ठीक है? इसका यूज कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्टिन्यूटी वाला वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ये होते हैं कैची वर्ड्स, एनसीईआरटी के कैची वर्ड्स। तो रिप्रोडक्शन एनेबल्स द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, इसको ऐसे लिख देंगे, तो तुमको याद रखना है कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है मैंने। क्लियर सबको? यो मैम।
नीट वो बच्चे नहीं ऐसे क्रैक कर लेते जो हमेशा टॉपर रहते हैं, अच्छी बात है टॉपर रहते हैं, होना चाहिए, उसका बेस स्ट्रांग होता है। वो भी नहीं क्रैक कर लेते जिनके पास बहुत सारी तरीके की ट्यूशन है, बहुत सारी रिसोर्सेज है। नीट वो क्रैक कर लेते हैं जिनके पास स्ट्रेटेजी है, और हर एंट्रेंस टेस्ट स्ट्रेटेजी से क्रैक होता है। तो तुम साथ साथ समझते जाओ कि तुमको पढ़ना क्या है, उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ये पार्ट मिटा रही हूँ। अब आ रही है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? मैम असेक्सुअल ठीक है, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और एक होता है एसेक्सुअल, राइट। तो देखो बायोलॉजी का रूल है, बायोलॉजी का ओके, हाँ जी, बायोलॉजी का रूल है कि कोई भी साइंटिफिक वर्ड है जैसे सेक्सुअल, ये साइंटिफिक वर्ड है, अगर मैं इसके आगे लगा दूं कैपिटल ए तो इसका मतलब होता है एब्सेंट। कैपिटल ए रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे एब्सेंट। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये बात समझ आई? तो जब भी किसी साइंटिफिक वर्ड के आगे कैपिटल ए मिल जाए ना तुमको, या तो वो नाम ही ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर कोई साइंटिफिक वर्ड था उसके आगे ए लिख दिया तो उसका मतलब है जो भी प्रोसेस है ना, ये साइंटिफिक वर्ड है, वो इस ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट है। क्लियर? बायो का रूल है ये। यो मैम मैम। पता था ये? नो मैम। नो थोड़ी छोटी चीजें कुछ बात पता नहीं होती, कोई ना, पता चल गया, क्या फर्क पड़ता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मुझे बताओ गैमेट किस में बनते हैं? ओ यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें अच्छा एसेक्सुअल में बनते हैं। अरे हाँ, दो ऑप्शन है उसमें से एक तू बोल दे, है ना। मेरी सारों ने ये बोल दिया, मैं ना दूसरा बोल देती हूँ। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स ऑलवेज फॉर्म, लिखो इसे, हमेशा बनेंगे गैमेट्स। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एनसीईआरटी की लाइन है और इससे क्वेश्चन बन सकता है, गैमेट्स में बनेंगे और, या फिर मे नॉट ना बने। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मे और मे नॉट होगा, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है। एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं जो गैमेट की तरह काम करते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो। ठीक है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन डिफरेंस क्या है? दो पेरेंट किस में इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल एंड मैम सेक्सुअल में टू पेरेंट इन्वॉल्व, लेकिन ए सेक्सुअल में मैम एक ही पेरेंट यूज होता है। वन पेरेंट इन्वॉल्व, समझ रहे हो? तो एक पेरेंट क्या करता है, जैसे इसने हैप्लॉइड सेल बनाया एन नंबर, इसी में डिवीजन हो जाती है बहुत सारी, और उससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल दे, हनी बी देखी किसी ने? यस मैम हनी बी में जो मेल होते हैं ना उन्हें ड्रोन्स कहते हैं। यस तो मैम। ड्रोन्स ऐसे बनते हैं, सुना है 11th में आपने पढ़ा होगा शायद। यस मैम पढ़ा है। क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है साइंटिफिक? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, शाबाश, वेरी गुड। तो ये पॉइंट्स लिख लिए सबने? मैम ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देना था आज, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर हम लोग सॉलिड तरीके से चैप्टर करेंगे। तो बिफोर आई एंड में हमने क्या क्या सीखा? तो सबसे पहली चीज आपने लेक्चर में क्या सीखी, कोई बता दो। मैम इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने इंट्रोडक्शन लिया कि हमें बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। फिर मैम पार्ट चैप्टर मोटिवेशनल स्टोरी। मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन मिला आज, और मोटिवेशन में हमने क्या सीखा? मैम कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा हार नहीं कोशिश, हाँ कोशिश करते रहो, वेरी गुड। और इसके बाद प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। हाँ फिर हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन करा थोड़ा सा, राइट। और उसमें हमने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखी, और हमको पता चला कि कोई चैप्टर कितना भी इजी हो या कितना भी डिफिकल्ट हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। रिप्रोडक्शन कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि कुछ वर्ड्स थे जो हमने कभी सोचे नहीं थे कि इसलिए बायो में आते हैं, राइट। तो कुछ भी हो एक बार उसको क्लास में पढ़ लेते हैं, खुद से पढ़ेंगे ना हम कभी ऐसा सोचेंगे नहीं, इसलिए एक बार क्लास लगा लेते होते हैं। 1 आवर में तो कुछ भी नहीं होता, 1 आवर तो ऐसे सोचने में लग जाते हैं कौन सी पिक्चर देखूं, है ना। सो आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम। कल आओगे क्लास में भाई, बताओ।
यो मैम। ओके। हाँ, अरे हमने ये भी सीखा था क्लास में, हम क्या बोलेंगे? यो Yes, यो बोलेंगे, राइट? तो यो मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं फिर। सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। आपको कोई इशू हो लेट मी नो, कोई प्रॉब्लम हो तो विल सी। हाँ नामिका बोलो। अपना कांटेक्ट दे दो। क्या दे दूं? कांटेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर दे दूं? चैट में लिख दूं? यस मैम लिख यो दीजिए। 8800060666। मिल गया? यो मैम। मेरा नाम है साक्षी। बहुत लंबा नाम है, शॉर्ट में फीड कर लेना। खबरदार किसी ने फनी नाम रखी थी। हाँ नामिका बोलो। हो गया मैम। हो गया? ठीक है बेटा, तो फिर थैंक यू मैम। वेलकम, कल मिलते हैं फिर हम लोग। ओके थैंक यू मैम।